So we were discussing about center-state relationships, and we had already discussed about little bit about the things like how legislative relations between center and state works. So in this video, let's get started off and discuss the remaining topic related to legislative relation between center and state. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. So now let's get started off with the topic of today, that is center state relations, and try to complete legislative relations. So now let's get started. Before moving further guys, let's quickly summarize or revise whatever we had discussed in earlier video. Basically we discussed in the earlier video that the power between center and state, if we want to discuss about that, then we can take up the three sphere in which the power is distributed. Firstly the legislative, executive, and then the third one is the financial one. And we were discussing about the legislative relations, and we understood that the article 245 to article 255 that comes under part 11 वो सब कवर होता है रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव रिलेशन. देन वी डिस्कस कि नॉर्मली जो पावर है वो प्रॉपरली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर कैसे काम कर रहा है, दैट मीन्स पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. बट सर्टेन सर्कमस्टांसेस है, जैसे 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे अराइज हो सकती है जहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर आ जाएगी, वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं या रूल्स मेकअप कर सकते हैं, लॉज मेकअप कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें थी, और 5 वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर हमने स्टार्ट किया था लेजिस्लेटिव रिलेशंस को इन डेप्थ डिस्कस करना, जिसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और फर्स्ट पार्ट था टेरिटोरियल एक्सटेंट, जिसमें हमने देखा था कि टेरिटोरियल एक्सटेंट के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन जो है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कैसे वर्क करेगा. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद इट. सो लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट से ये आप समझिए, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो है ऑन बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स. अब सब्जेक्ट्स क्या है, यहाँ पे 3 लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. मैंने आपको पहले भी इसका एग्जांपल दिया था. लिस्ट 1 दैट इज रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होगी जिसमें वो सब्जेक्ट्स मेंशन है जिसके ऊपर यूनियन अपने लॉज मेकअप कर सकती है. यूनियन मतलब पार्लियामेंट, तो वहाँ पे उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है. दूसरा आता है स्टेट लिस्ट, दैट इज लिस्ट 2. स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन है उसके ऊपर स्टेट अपने लेजिस्लेशंस बना सकती है, रूल्स बना सकती है. और अगर स्टेट अपने रूल्स बना रही है तो वो उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन होगी. फिर आएगी लिस्ट 3 दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उसमें सेंटर भी अपने रूल्स बना सकती है, लॉज मेकअप कर सकती है, और स्टेट भी कर सकती है. बट यहाँ पे क्या होगा, इन केस अगर सेंटर ने जो लॉ मेकअप किया है, जो स्टेट ने लॉ मेकअप किया है, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन में है, ये कॉन्ट्रावेंशन में है, तो उस केस में डेफिनेटली जो सेंटर है, जो पार्लियामेंट है, उसका लॉ प्रिवेल करेगा. तो ये इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि हमारी पॉलिटी जो है वो फेडरल तो है पर यूनिटेरिली बायस्ड है. तो यहाँ पे वो बायसनेस आ जाती है, और ये सब कुछ मेंशन है 7th शेड्यूल में. अब चौथी चीज़ एक और भी है, और वो ये है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते. जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है वैसे उनकी डिमांड्स इवॉल्व करती है, वैसे उनके सर्कमस्टांसेस इवॉल्व करते हैं. आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि स्मार्टफोन हर कोई यूज़ कर रहा होगा. आज से 10 साल पहले क्या, आज से 5 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हर स्ट्रीट वेंडर के पास भी आपको गूगल पे मिल जाएगा ट्रांजैक्शन करने के लिए. तो ये सब चीज़ें क्या है, एकदम से एवोल्यूशन हुआ है. तो सपोज करो, ये जो हमारा, सपोज नहीं, ये हमें पता ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कब लिखा गया था, तो उसके हिसाब से क्या वो हर चीज़, हर सब्जेक्ट यहाँ इन पर्टिकुलर लिस्ट में मेंशन होगा? नहीं होगा, राइट. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उन्हें हम बोल देते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स. अब जो ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स है, इनके ऊपर अगर हम लॉ मेकअप करना चाहते हैं हम, मतलब पार्लियामेंट, तो वो किसके पास पावर जाएगी? पार्लियामेंट के पास, या जो हमारी स्टेट है उसके पास? उसकी पावर है पार्लियामेंट के पास. जब हम सब्जेक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो उस केस में जो लिस्ट 1 है उसमें तो यूनियन के पास पावर है ही है. उसके बाद लिस्ट 3 है, वहाँ पे भी यूनियन के पास ज़्यादा पावर आ गई. और फिर जो 4th टाइप की लिस्ट है, जो कि लिस्ट में मेंशन नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट्स हम वो इंक्लूड कर रहे हैं जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स है, वहाँ पे भी जो लेजिस्लेशन का पावर है वो जाता है पार्लियामेंट के पास. तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम पावर जा रही है वो जा रही है पार्लियामेंट के पास, राइट. फिर आती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात.
अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, इसीलिए हम लोग जितने भी चीज़ें डिस्कस करते हैं उन सब में कहीं ना कहीं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जरूर आ जाता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, उसमें क्या किया गया था कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन थे, 5 ऐसे सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में मेंशन थे, उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में ले गए थे। अब उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में लेके जाने का क्या मतलब था? देखो पहले ही उनके पास जो स्टेट्स हैं उनकी बेसिक अगर हम पावर बोल लें, वो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट 2 में ही है। और लिस्ट 2 में भी जो गवर्नमेंट है वो उनसे एक्सपेक्ट करती है कि उनके अंदर भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोकल बॉडीज को कुछ ट्रांसफर कर दें। पहले ही उन्हें कम पावर दी है, उसमें भी उन्हें बोला जा रहा है कि आप कुछ पावर अपनी लोकल बॉडीज को डिसिमेट कर दो। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली जो वो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स है भी जहाँ पे सिर्फ उनकी पावर्स है, उनके अंदर से भी 5 सब्जेक्ट्स मूव कर दिए थे कॉन्करेंट लिस्ट में। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या हुआ, डेफिनेटली जो भी रूल्स मेकअप होंगे, जो लॉज मेकअप होंगे, वहाँ पे अगर सेंटर ने जो रूल बनाया है या लॉ बनाया है वो कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा स्टेट के, तो वहाँ पे सेंटर की विल प्रिवेल करेगी, इसीलिए उन्होंने इसे मूव अप किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो 5 सब्जेक्ट्स कौन से थे, और उसमें सबसे पहले आता है एजुकेशन, then forest, then ways and mears, and then protection of wild animals and birds, and administration of justice, constitution and organization of all courts except high court and supreme court, क्योंकि वहाँ collegium चलता है। अब यहाँ पे पॉइंट मैं क्यों कह रही थी कि वो समझने का है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला क्या है, एजुकेशन। और नेशनल जो हमारी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी थी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके ऊपर आपको पता है कि वो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर उस पर डिबेट चलता रहता है। ऑल्दो उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में हमने आर्टिकल्स भी देखे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी देखे, बट हाँ ये आप समझिए कि अगर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ होता तो ये एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो स्टेट के अंदर ही रहता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि ये स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों डाला गया, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट बेसिकली वो मेंशन किए गए हैं जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। अब एजुकेशन की बात ले लीजिए, इंडिया में कितने डिफरेंट बोर्ड्स हैं, और फिर भी आप जब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाओगे तो वो एनसीईआरटीज बोलेंगे या सीबीएसई बोर्ड बोलेंगे। अगर आप ऐसे ही चाहते हो तो थ्रू आउट द कंट्री आप एक ही बोर्ड कर सकते हो, और चलो आप बोर्ड नहीं भी करो, फिर भी आप ये समझो कि हर किसी की अपनी क्वालिटी डिफरेंट हो रही है। आप बहुत बार ऐसा सुनते होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उनको लगता है वो अच्छा पेपर करके आए हैं पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा वो बोलेंगे मैं कुछ नहीं लिख के आया पर उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो इशू है। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। तो इसलिए एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है ताकि नेशनली यूनिफॉर्मिटी ला सके। जो क्वालिटी की आउटकम्स हैं, एजुकेशन की आउटकम्स हैं उनके ऊपर। जैसे एक बहुत अच्छा आर्टिकल था जिसके अंदर ये बोला गया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं कि 3 लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, हम ये हिंदी का इम्पोजिशन एंड ऑल। बट यहाँ पे समझने की बात ये है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। और वैसे भी लोग आजकल आप देखते होंगे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें हिंदी का तो कोई जिक्र भी नहीं था, उसमें 2 नेटिव लैंग्वेज है, राइट। तो वो नेटिव लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर इतना सारा डिस्कशन तो हमारे यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे एक और पॉइंट भी आता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि वो लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करना है या नहीं, पॉइंट ये आता है कि कितना, जैसे बोलते हैं ना कि 8वीं क्लास का बच्चा जो 8वीं पास कर रहा है उसे फर्स्ट सेकंड क्लास का मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कहीं तो इशू है। हमें उन लाइंस के ऊपर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिटिक्स तो बहुत सारी और चीज़ें हैं उन पे होती ही रहती हैं, और एनी हाउ ये चीज़ें अलग हैं। हमें एजुकेशन आउटकम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अबाउट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, जिसमें ये 5 सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टेट लिस्ट से मूव करके कॉन्करेंट लिस्ट में लेके आ गए थे। फिर आता है 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी, जहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। वहाँ पे क्या हुआ, जो पार्लियामेंट है और स्टेट है वो दोनों यूनियन और स्टेट के अकॉर्डिंगली जो जीएसटी लगेगा, मतलब जो जीएसटी लगता है ना, राइट, सीजीएसटी सेंटर जीएसटी और जो एसजीएसटी लगता है, उनके ऊपर लेजिस्लेशन वो दोनों रिस्पेक्टिवली करते हैं। मतलब जो सीजीएसटी है उसके ऊपर पार्लियामेंट और जो एसजीएसटी है उसके ऊपर स्टेट। बट जो इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो रहा है
वहाँ पे जो लेजिस्लेशन होगा उसके ऊपर कौन प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, जो पावर है वो कहीं ना कहीं टिल्ट होगी टुवर्ड द पार्लियामेंट और सेंटर, क्योंकि नॉर्मली जब आईजीएसटी की बात हो रही है तब हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट, राइट। और जब हम एसजीएसटी की बात करें सिर्फ तभी स्टेट का से है, अदरवाइज अगर हम बात करें जो सेंट्रल सीजीएसटी है तो सीजीएसटी के केस में फिर पार्लियामेंट, तो दैट इज पार्लियामेंट के पास यहाँ पे भी ज़्यादा पावर आ रही है। सो दिस इज अबाउट द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये एक दो अमेंडमेंट एक्ट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बाय यूपीएससी उसमें क्वेश्चंस सीधा इस तरह से नहीं है कि अगर आपको हाफ इन्फॉर्मेशन है तो आप उसका आंसर सही से दे दें। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर आपको हाफ इन्फॉर्मेशन है तो आप गलत ही आंसर टिक करोगे, तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ज़रूर चाहिए। ये हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वो किस तरह से है। अब उसके बाद दूसरा चीज़ आता है यूएस के ऊपर या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि आपको पता है आपका जो सिलेबस है उसमें भी मेंशन है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है दूसरे जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है उनके साथ। तो अगर हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर है दैट्स मेंशन्ड ओवर देयर, और जो रेजिडुअरी पावर्स हैं जो इंडिया के केस में सेंटर के पास है वो यूएस के केस में स्टेट्स के पास है, राइट। और यहाँ पे ज़्यादा स्टेट्स को पावर क्यों दी जा रही है? बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ फेडरेशन इट इज़। अब किस तरह की फेडरेशन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी फेडरेशन है, क्योंकि हमने बहुत बार इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है कि यूएस किस तरह की फेडरेशन है, ये फेडरेशन किस किस तरह की हो सकती है। सो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल लव टू सी कि हाउ मेनी अमंग यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द डिस्कशन दैट वी आर गोइंग थ्रू। सो अगर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वहाँ पे भी सिर्फ सिंगल इन्यूमरेशन है पावर का, और अगर हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वहाँ पे क्या आता है? डबल इन्यूमरेशन, जैसे इंडिया के केस में है। इंडिया में भी क्या है? डबल इन्यूमरेशन है। दैट मीन्स सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी पावर भी बताई है और उसके बाद जो स्टेट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी पावर भी बताई गई है। और यहाँ पे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो रेजिडुअरी पावर है वो किन्हें दी गई है? सेंटर को। सो दैट मीन्स अगर हम इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वहां पे वो कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिसेंबल करता है। सो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि जो सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है वहां पे अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो वहां पे कौन प्रिवेल करेगा? सेंटर, राइट। बट यहाँ पे एक यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि इफ स्टेट लॉ हैज बीन गिवन असेंट बाय प्रेसिडेंट देन स्टेट लॉ प्रिवेल्स। कि अगर इन केस ऐसा होता है कि जो स्टेट्स है वो लॉ मेकअप किया, उसके बाद उन्हें पता है कि सेंटर ने तो ऑलरेडी लॉ मेकअप किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली जैसे हम लॉ मेकअप कर रहे हैं और हम गवर्नर से असेंट लेंगे, क्योंकि सपोज असेंबली से जब वो पास हो जाता है। अब पार्लियामेंट के केस में क्या है कि अगर दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है उसके बाद उन्हें जाना पड़ता है प्रेसिडेंट के पास असेंट लेने के लिए। तो वैसे जब हम अपने यहाँ पे बात करते हैं इंडिया में जो स्टेट्स में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल अगर वहाँ एग्जिस्ट करती है और उसके बाद गवर्नर का एसेंट आता है, तो वो क्या करेंगे? गवर्नर का एसेंट लेने के बजाय उसे प्रेसिडेंट के लिए पास भेज देंगे कि प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए। और अगर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो डेफिनेटली उस केस में जो स्टेट लॉ है वो प्रिवेल करेगा। ऐसा क्यों है कि जो सेंटर है, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट भी किसकी एड और एडवाइस पे काम कर रहा है? प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एड और एडवाइस पे काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। और जो पार्लियामेंट ने लॉ मेकअप किया उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी ऐसा हो, इसलिए वो लॉ मेकअप हुआ है। एक जगह तो वो ऐसा लॉ मेकअप कर रहे हैं कि जो स्टेट है वो जो वो चाह रही हैं वो ना कर पाए, और दूसरी जगह वो प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है आप एसेंट दे दो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंगली स्टेट को वो लॉ मेकअप करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो, क्योंकि देखो जो पॉलिटिक्स अलग चीज़ है बट नॉर्मली लार्जर इंटरेस्ट जो है, जैसे बहुत बार आप इंटरव्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पे भी आता है कि जो ये हायर डिग्नेटरीज होते हैं इनका एक ही पॉइंट होता है कि
हमारे लिए सबसे सुप्रीम क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना भी इंपॉर्टेंट है। अब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए वो ऐसा कर देते हैं कि उन्हें जब लग रहा है कि शायद उस स्टेट में जो सर्कमस्टांसेस है वो गलत हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की इशू अराइज हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, तो वो कह देंगे कि प्रेसिडेंट को कि भाई तुम एसेंट दे दो। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चीज़ वर्क करता है। तो बेसिकली आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और यही एक्सेप्शन के अकॉर्डिंगली जल्लीकट्टू जो है वो आज भी सेलिब्रेट होता है। तो यही ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये एक एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट लॉ जो है उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा तो उस केस में वो प्रिवेल करेगा, ऑल्दो वो कॉन्क्रीट लिस्ट में है और ये स्टेट है या सेंटर है उन्होंने लॉ मेकअप किया हुआ है। और एक चीज़ और है, जैसे ये हो जाता है उसके बाद भी पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर वो चाहे जो वो स्टेट है उन्होंने लॉ मेकअप किया उसे ओवरराइड कर सकती है नया लेजिस्लेशन लाके। बट वो मोस्ट प्रोबेबल केसेस में ऐसा नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनकी ही एड और एडवाइस पे काम किया है, और डेफिनेटली अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि आप ऐसे दे दो तो वो क्यों चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरराइड करें, राइट? तो ये है पर्टिकुलर एग्जाम्पल या एक्सेप्शन हम बोल लें इन केस ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो आई होप नाउ यू आर वेल ऑफ with the topic of that is distribution of legislative subjects, कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो सेंटर है और स्टेट है उनकी पावर इक्वेशन कैसे है। और इसमें हमने डिफरेंट लिस्ट देख ली, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिस्कस किया, 101 जो अमेंडमेंट एक्ट था अकॉर्डिंग टू जीएसटी वो भी डिस्कस किया। फिर हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके साथ कंपेरिजन किया और समझा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पर्टिकुलर चीज़ रिजेंबल करता है विद द कैनेडियन वन। फिर एट द एंड हमने एक एक्सेप्शन देखा है कि क्या एक्सेप्शन है जिस केस में हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मेंशन है बट फिर भी जो स्टेट लॉ है वो प्रिवेल करे, राइट? तो ये है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब इसके बाद बात आती है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, बट आई फील instead of discussing that in this particular video we will be discussing that in next video, जहाँ पे हम ये और ये सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन दोनों टॉपिक इकट्ठे कर लेंगे और जिससे हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक लेजिस्लेटिव रिलेशन का ख़त्म हो जाएगा। एंड आई वांटेड इट टू बी डिस्कस्ड इन मोर डेप्थ, इसलिए मैंने इसके लिए थोड़ा टाइम दिया है। एंड आई थिंक जो लेटर ऑन टॉपिक्स है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। बट फॉर दिस आई नीड everything to be elaborated in great depth. So I think that's it for this video. So we will meet in next video, but I believe you liked the video. If you do, then hit the like button and subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. Always remember guys, I do conduct a free master class over which I handhold people to just go through this UPSC journey effortlessly. You can also enroll for the same by clicking on link given in description below. I will love to see you all over there. So meet you all tomorrow.